तो आज के वीडियो लेक्चर में जो हम पेपर डिस्कस करना जा रहे हैं, वो है 4th सेम EE वालों के लिए और ये जो सब्जेक्ट है वो है आपका अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स और ये जो पेपर है 2020 में आ रखा है आपका। तो अब इसको डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, ए ट्यून्ड एम्पलीफायर इज यूज्ड इन डैश एप्लीकेशन। ट्यून्ड एम्पलीफायर किस-किस एप्लीकेशन में यूज होता है? एक लो फ्रीक्वेंसी, बी ऑडियो फ्रीक्वेंसी, सी रेडियो फ्रीक्वेंसी या डी नन ऑफ द। तो जो ट्यून्ड एम्पलीफायर है वो आपका रेडियो फ्रीक्वेंसी पे यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 2, जो आपका डिफरेंशिएटर होता है क्या होता है? जैसे ऑप्शन है आपका हाई पास आरसी सर्किट, टाइम लार्ज टाइम कांस्टेंट, लो पास आरसी सर्किट, शॉर्ट टाइम कांस्टेंट, लो पास आरसी सर्किट विद लार्ज टाइम कांस्टेंट या हाई पास आरसी सर्किट विद शॉर्ट टाइम कांस्टेंट। तो देखिए जो आपका डिफरेंशिएटर होता है, सबसे पहले तो ये एक हाई पास आरसी सर्किट होता है, हाई पास फिल्टर की तरह काम करता है। दूसरा, इसका टाइम कांस्टेंट लार्ज होता है, टी की वैल्यू ग्रेटर देन आरसी होनी चाहिए। तो जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। यही अगर इंटीग्रेटर होता तो इंटीग्रेटर एक लो पास आरसी सर्किट होता है आपका। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा, डिफरेंशिएटर की जगह इंटीग्रेटर होता तो आप लो पास आरसी सर्किट लिखते हैं। एक क्लैंपिंग सर्किट है, तो क्लैंपर क्या करता है? एक डीसी लेवल को ऐड करता है किसी भी वेवफॉर्म में। क्लैंपर आपका कभी भी जो है कोई भी वेवफॉर्म को काटता नहीं है, वेवफॉर्म वैसे इट इज ही रहती है, बस उसमें डीसी लेवल ऐड हो जाता है। जैसे इसे एक स्क्वायर वेवफॉर्म है, 1 - 1 वोल्ट है। तो अगर इसको क्लैंप करेंगे, क्लैंप मतलब एक डीसी लेवल ऐड कर देना। ये देखिए, अगर इसमें 1 लेवल से इसको ऊपर शिफ्ट कर दिया तो ये 2 वोल्ट हो गई और ये -1 0 वोल्ट पे आ गया। ठीक है, तो क्लैंपिंग क्या करता है या क्लैंपर सर्किट क्या करता है? डीसी लेवल एक ऐड करता है, तो डीसी रेस्टोरर आप कह सकते हो उसको। और यही क्लिपर होता तो वो लिमिटर सर्किट होता, क्योंकि क्लिपर सर्किट क्या करता है? वेवफॉर्म को काटता है। क्लैंपर कभी भी वेवफॉर्म को काटता नहीं है, ठीक है, बस एक डीसी लेवल ऐड कर देता है। मैक्सिमम एफिशिएंसी प्रोड्यूस्ड बाय क्लास बी एम्पलीफायर। तो जो मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है क्लास बी एम्पलीफायर की वो 78.5% होती है। तो इसमें आंसर आप देखते हैं, ऑप्शन ए है 50, ऑप्शन बी 60, ऑप्शन सी 79 या ऑप्शन डी 84%। तो 78.5, तो आसपास उसके आंसर आप क्लिक कर सकते हो 79%। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, A two-stage amplifier with a negative feedback has an overshoot when a damping factor के। तो एक 2 स्टेज एम्पलीफायर है और उसमें नेगेटिव फीडबैक लगा है और वो कह रहा है कि एम्पलीफायर में एक ओवरशूट डेवलप हो रहा है। तो डैम्पिंग फैक्टर की वैल्यू क्या होनी चाहिए? लेस देन यूनिटी, ग्रेटर देन यूनिटी, 0 या नेगेटिव। तो अगर ऐसा कंडीशन है कि ओवरशूट आ रहा है और डैम्पिंग फैक्टर के है, तो डैम्पिंग फैक्टर के का कितना वैल्यू होना चाहिए? सो जो करेक्ट आंसर है होगा इसका ऑप्शन ए, लेस देन यूनिटी होनी चाहिए, तभी ओवरशूट डेवलप होगा, वरना नहीं होगा। Region of FET where Ohm's law can be applied is known as ohmic region, non-ohmic region। मतलब दो ही ऑप्शन है इसमें, तो ऑब्वियस बात है जहाँ ओम्स लॉ अप्लाई होगा वो ओमिक रीजन ही होगा आपका। ठीक है, तो ए भी सही हो सकता है, डी भी सही हो सकता है, क्योंकि दोनों ऑप्शन सेम है। तो क्वेश्चन 6, मिस प्रिंटिंग हो गई होगी एक्चुअली ऑप्शन में इसमें, इस वजह से दोनों ऑप्शन सेम रखा है। क्वेश्चन नंबर 7, ए मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर हैज नो स्टेबल स्टेट, वन स्टेबल, टू स्टेबल या नन ऑफ द अबव। तो मोनो का मतलब होता है सिंगल और सिंगल स्टेबल स्टेट होती है, तो जो करेक्ट आंसर होगा वन स्टेबल स्टेट होगी। जो दूसरी स्टेट होती है, जनरली हम क्या स्टेबल स्टेट को 0 मानते हैं और फिर हम क्या करते हैं, एक ट्रिगर पल्स अप्लाई करते हैं, तभी ये अपना स्टेट को चेंज करता है। इनिशियली 0 रहता है, फिर हम एक ट्रिगर इनपुट अप्लाई करते हैं तो 1 लेवल पे आता है, इसको कहते हैं क्वासी स्टेबल स्टेट, क्योंकि ये काफी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए आती है, क्वासी स्टेबल स्टेट। और फिर ये आउटपुट 0 पे आ जाता है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो इसलिए मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर में एक स्टेबल स्टेट होती है। द मल्टीवाइब्रेटर विच जनरेट्स स्क्वायर वेव ऑफ इट्स ओन, उसको कौन सा मल्टीवाइब्रेटर कहते हैं?
मोनोस्टेबल, बाइस्टेबल, एस्टेबल या नन ऑफ दिस। अब ध्यान रखिएगा बाइस्टेबल और एस्टेबल दोनों स्क्वायर वेव जनरेट करता है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है ऑफ इट्स ओन रखा है। तो बाइस्टेबल जो आपका मल्टी वाइब्रेटर होता है इसमें दो स्टेबल स्टेट्स होती हैं, 0 और 1, और दोनों को चेंज करने के लिए हमें ट्रिगर के लिए इनपुट चाहिए होता ट्रिगर इनपुट चाहिए होता है। तो लेकिन इसमें लिख रखा है विच जनरेट स्क्वायर वेव ऑफ इट्स ओन, मतलब खुद ब खुद स्क्वायर वेव जनरेट करें, कोई ट्रिगर की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। Types of FET that operates on reverse bias PN junction are A JFET, B MOSFET, C IGBT या both A and B। तो JFET MOSFET दोनों जो है रिवर्स बाइस PN जंक्शन पे ऑपरेट हो सकते हैं। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बोथ ऑप्शन ए एंड बी। डिपेंड करता है अब इसमें कौन से MOSFET की बात की गई है, हालांकि ये स्पेसिफिकली स्पेसिफाइड नहीं किया गया है कि डिप्लेशन MOSFET है या एनहांसमेंट MOSFET है, बट आपको ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे बोथ ए एंड बी होना चाहिए। Question number 10. The determination of digital signal frequency and wave shape is best accomplished with which test equipments? तो यहाँ डिजिटल सिग्नल फ्रीक्वेंसी और वेव शेप बतानी है, तो कौन से टेस्ट इक्विपमेंट हम यूज करेंगे? ऑसिलोस्कोप, मल्टीमीटर, स्पेक्ट्रम एनालाइजर या फ्रीक्वेंसी जनरेटर। सो जो इसका करेक्ट आंसर होगा कि ये डिजिटल सिग्नल फ्रीक्वेंसी और वेव शेप हम ऑसिलोस्कोप से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। Multivibrators belong to a family of oscillators called relaxation, dynamic, stretch या static। तो मल्टीवाइब्रेटर जो है किस फैमिली ऑफ ऑसिलेटर से आते हैं? तो जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए, रिलैक्सेशन ऑसिलेटर के कैटेगरी से आते हैं। द वोल्टेज गेन ऑफ ए ट्यून्ड एम्पलीफायर एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो जो वोल्टेज गेन होता है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे क्या होता है? मिनिमम, मैक्सिमम, हाफ वेव बिटवीन मिनिमम एंड मैक्सिमम या जीरो। तो वोल्टेज गेन ऑफ ए ट्यून्ड एम्पलीफायर मैक्सिमम ही होता है। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी। हाफ वे एंड जो हाफ वे है बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम वो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी या 3 dB फ्रीक्वेंसी पे होता है। और वोल्टेज गेन हाफ वे कभी नहीं होता, पावर गेन होता तो वो हाफ वे होता है। वोल्टेज गेन तो मैक्सिमम का √2 टाइम्स होता है। When a negative voltage feedback is applied to an amplifier, its bandwidth is। तो जब भी नेगेटिव वोल्टेज फीडबैक अप्लाई किया जाता है, बैंडविड्थ के बारे में पूछा है, इंक्रीज होती है, डिक्रीज, रिमेन सेम, इनसफिशिएंट डेटा। तो जब भी वो नेगेटिव वोल्टेज फीडबैक लगाया जाता है बैंडविड्थ हमेशा इंक्रीज करती है, बैंडविड्थ इज इंक्रीज। रीजन क्या होता है कि जो लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी आपकी डिक्रीज करती है, हायर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी इंक्रीज करती है, तो बैंडविड्थ ओवरऑल इंक्रीज करती है। ठीक है, और बैंडविड्थ विद फीडबैक का ही फॉर्मूला होता है बैंडविड्थ 1 प्लस ए बीटा। तो ये बैंडविड्थ थी विथ फीडबैक, इसलिए एफ का टर्म डिनोट किया है, बैंडविड्थ विथआउट फीडबैक और 1 प्लस ए बीटा। तो 1 प्लस ए बीटा टाइम्स इंक्रीज कर जाती है। और ये क्यों इंक्रीज करती है? क्योंकि लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी 1 प्लस ए बीटा टाइम्स डिक्रीज करती है, हायर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी मल्टीप्लाई होती है 1/ए बीटा से, तो हायर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी इंक्रीज करती है, लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी डिक्रीज करती है, तो बैंडविड्थ आपकी इंक्रीज कर जाती है। और अगर ये ज़्यादा डिटेल में देखना है तो आप नोट्स भी चेक कर सकते हैं, वहाँ मैंने डिटेल में भी इस पॉइंट को एक्सप्लेन कर रखा है। मैक्सिमम कलेक्टर एफिशिएंसी ऑफ क्लास बी ऑपरेशन इज। तो 50%, 90%, 15% या 5%। तो जो मैक्सिमम कलेक्टर एफिशिएंसी होती है, अब यहाँ ऑप्शन के हिसाब से देखना पड़ेगा। तो मैक्सिमम तो आपकी 78.5 होती है, कभी कभी इफिशियंसी लिखता है, कभी कलेक्टर एफिशिएंसी लिखता है, दोनों एग्जैक्टली सेम होती है। और मैक्सिमम 78.5% होती है, तो उससे ज़्यादा तो ये हो नहीं सकती। 90% कम है, 15% और 5% काफ़ी लो वैल्यू है। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका 50%। नेगेटिव फीडबैक इन एम्पलीफायर्स increase the gain stability, decrease distortion and sound driver, increase input impedance and decrease output impedance, या D all of the above। तो जो नेगेटिव फीडबैक होता है क्या क्या करता है? गेन स्टेबिलिटी को इंक्रीज भी करता है, डिस्टॉर्शन भी डिक्रीज करता है, इंक्रीज इनपुट एंड डिक्रीज आउटपुट इम्पिडेंस। डिपेंड करता है ये कॉन्फ़िगरेशन कौन सी यूज कर रहे हैं, बट ये भी ट्रू है। तो ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 16।
स्वीप रेट इज कंट्रोल्ड बाय कैपेसिटर, रेजिस्टर, डायोड, इंडक्टर। तो जो स्वीप रेट होता है आपका वो कंट्रोल होता है कैपेसिटर से। सो जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए इज करेक्ट। Output of sweep and time-based generator will be A sawtooth waveform, B sinusoidal waveform, both A and B, neither A और B। तो जो आउटपुट होता है स्वीप और टाइम बेस्ड जनरेटर का वो क्या कौन सा होता है, और ये चार आपके ऑप्शन दे रखे थे। सो जो करेक्ट आंसर होगा इसका वो होगा आपका सॉटूथ वेवफॉर्म। An emitter follower circuit is widely used in electrical instrument because इमीटर फॉलोअर पहले तो कौन सी कॉन्फ़िगरेशन को कहते हैं, कॉमन कलेक्टर। तो जो इसके ऑप्शन है इट्स वोल्टेज गेन इज वेरी हाई, गलत। इट्स वोल्टेज गेन इज लेस देन वन कह सकते हो, अप्रोक्सीमेटली 1 के आसपास रहता है, तभी उसको इमीटर फॉलोअर कहते हैं। इनपुट इम्पीडेंस है हाई एंड आउटपुट इज लो, पूरा नहीं लिखा हुआ है। या इट एम्प्लॉयज नो बाईपास कैपेसिटर। तो इमीटर वाइडली यूज इसलिए किया जाता है क्योंकि इनपुट हाई किया जाता है, इनपुट रेजिस्टेंस इसका या इनपुट इम्पीडेंस हाई होता है और आउटपुट इज लो। सो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन सी। एन ऑसिलेटर एम्प्लॉयज डैश फीडबैक, पॉजिटिव, नेगेटिव, नाइदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव, या डेटा इज इनसफिशिएंट। तो ऑसिलेटर कौन सा फीडबैक होता है ऑसिलेटर में, विच इज पॉजिटिव फीडबैक। आउटपुट इम्पीडेंस ऑफ एन इमीटर फॉलोअर इज, तो ऑप्शन ए है हाई, ऑप्शन बी वेरी हाई, ऑलमोस्ट जीरो, या डी लो। तो ऑलमोस्ट जीरो तो नहीं होता और हाई और वेरी हाई तो हो भी नहीं सकता। तो जो करेक्ट आंसर होता है वो होता है आपका ऑप्शन डी लो। और ध्यान रखिएगा इमीटर फॉलोअर होता है आपका कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। तो जितने ये 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे ये तो हो गए हैं। अब कुछ सब्जेक्टिव भी देख लेते हैं अगर उसमें कोई न्यूमेरिकल आया है। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर पेपर में मैंने सॉल्व कर रखा है आपका, जो 2019 का है, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है। तो इसको मैं यहाँ पे नहीं सॉल्व कर रहा हूँ, बट वो वाली वीडियो लेक्चर आप आई बटन पे क्लिक करके भी देख सकते हैं, या वीडियो के एंड में भी मैं लिंक डाल दूंगा, वहां से भी देख सकते हैं। सेम एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन आया है ये। अमाउंट ऑफ फीडबैक कैलकुलेट करना था और फीडबैक फैक्टर, इसलिए मैं इसको यहाँ नहीं डिस्कस कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन है आपका, ए पल्स शिफ्ट ऑसिलेटर हैज रेजिस्टेंस दे रखा है आपका और कैपेसिटेंस दे रखा है, फ्रीक्वेंसी और ऑसिलेशन। तो पल्स शिफ्ट ऑसिलेटर नहीं होता है, फेज शिफ्ट ऑसिलेटर होता है आपका। और इसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस पूछी है, एफ फॉर्मूला होता है इसका 1/2πRC √6। तो 1/2π होता है 0.159। आर की वैल्यू आपकी दे रखी है 220 किलो ओम, 500 कैपेसिटेंस 500 पिको फैराड और √6। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आना चाहिए 590.10 हर्ट्ज। एक बार इसका आंसर वेरीफाई कर लीजिएगा 590.10 हर्ट्ज, ये आंसर आना चाहिए इसका। तो ये आपका ये क्वेश्चन भी हो गया। तो ये जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे प्लस जितने भी सब्जेक्टिव थे, सब्जेक्टिव में भी जो भी न्यूमेरिकल पार्ट था वो मैंने कवर कर दिया है। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, और लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा क्योंकि जितना आप लाइक करोगे उतना ज़्यादा यूट्यूब वीडियो को पुश करेगा। और शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें हमारे चैनल को।